नमस्कार साथियों, हिमाचल प्रदेश जीके की वीडियो नंबर 6 में आप सभी का स्वागत है। हिमाचल प्रदेश जीके के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, डिटेल में डिस्कस करेंगे। आपके लिए सभी एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी रहेगा। ऐसे क्वेश्चन लेके आए हैं जो हिमाचल प्रदेश से संबंधित हैं, साथ में ऑप्शंस ऐसे डाले हैं जिनसे कि आपको और भी बहुत सारी जानकारी मिलेगी। चलिए देखें, हिमाचल प्रदेश पुलिस, हाई कोर्ट हो गया, हिमाचल प्रदेश टैट हो गया, हिमाचल प्रदेश JOIT हो गया। हिमाचल प्रदेश में जितने भी एग्ज़ाम होंगे, पेपर 1 खास तौर से पेपर 1 उसके लिए भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो लेक्चर रहेगा। PDF के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, हमारा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे आपको PDF फ्री में मिल जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन बोलता है 16 जुलाई 1939 इज़ इम्पॉर्टेंट हिस्ट्री ऑफ हिमाचल प्रदेश। 16 जुलाई 1939 को हिमाचल प्रदेश में क्या हुआ था? जलियांवाला मैसाकर? जी बिल्कुल नहीं, ये तो भी पंजाब में होता। अमृतसर में कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। भी ए ऑप्शन नहीं होगा। धामी गोलीकांड, धामी फायरिंग ट्रेजेडी, हाँ जी भाई, ये हिमाचल प्रदेश में हुआ था, 1939 को ही हुआ था। ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। क्विट इंडिया मूवमेंट की बात करो, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 को गांधी जी द्वारा शुरू किया गया था। करो या मरो का नारा दिया था, करो या मरो का नारा दिया गया था। कुल्लू दशहरा, कुल्लू दशहरा भाई कुल्लू में शुरू हुआ था, लेकिन ये 1939 में नहीं शुरू हुआ था। कब शुरू हुआ था? ये जगत जो हमारे एक राजा हुए हैं, राजा जगत सिंह, इनके द्वारा शुरू किया गया था। और कब शुरू किया गया था? 17वीं शताब्दी की बात की जाती है, 17वीं शताब्दी में शुरू किया गया था। ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। अगला प्रश्न देखें, बोलता है कि 1935 में किस घटना 1935 किस घटना से जुड़ा हुआ है? तो 1935 में क्या हुआ था? आइए ऑप्शन देखते हैं। बैटल ऑफ प्लासी, ये तो 1757 में हुई थी, ये तो बिल्कुल गलत बात हुई। फिरोज शाह तुगलक अटैक्ड ज्वालामुखी, हाँ भाई ये बात बिल्कुल ठीक है। फिरोज शाह तुगलक ने FST ने अटैक किया था ज्वालामुखी में, ठीक है, और ज्वालामुखी के मंदिर को तोड़ने का प्रयास किया गया था। वहाँ से वो अपने साथ बहुत सारी पुस्तकें लेके गया था, जिसका उसने फ़ारसी में अनुवाद भी कराया था। किसके द्वारा उनका अनुवाद किया था? खालिद खानी नाम के एक व्यक्ति द्वारा किया गया था फ़ारसी में अनुवाद। कितनी पुस्तकें ले गया था? तो बात करते हैं 300 पुस्तकों की। ये बातें आप ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है वो इस क्वेश्चन के लिए सही रहेगा। फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस किसको बोला जाता है? 1857 की क्रांति को बोला जाता है। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ मुगल एम्पायर, मुगल एम्पायर कब एस्टेब्लिश हुआ? 1526 में, जब बाबर भाई साहब आते हैं हमारे भारत में, और वहाँ पे मुगल साम्राज्य की स्थापना होती है। अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 3 की बात हो गई है। राजा रणजीत सिंह द्वारा कांगड़ा किले का कब्जा करने के बाद वहाँ का गवर्नर किसे नियुक्त किया गया? देखिए, अगर मैं बात करूँ महाराजा रणजीत सिंह, तो ये पंजाब के थे, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया? कांगड़ा किले पर अपना कब्जा कर लिया। अगर मैं बात करूं राजा रणजीत सिंह की, तो इनके बीच में एक ट्रीटी हुई थी। ट्रीटी बोले तो संधि हुई थी। अब ये ट्रीटी क्या है? संधि हुई थी, किस किस के बीच में हुई थी? मैं बोलूँगा कि राजा संसार चंद और एंड किसके बीच में? ये राजा रंजीत सिंह। बात क्या होती है, इसके पीछे की कहानी क्या है कि जब गोरखाओं द्वारा अटैक किया गया था कांगड़ा के ऊपर, तो राजा संसार चंद का युद्ध हुआ था। कहाँ पे हुआ था? गोरखाओं के साथ। तो ये स्थान आ जाता है महल मोरिया नामक स्थान पर। ये कहाँ पे है भाई? ये हमीरपुर ज़िले में है, हमीरपुर ज़िले में, ठीक है। और ये होता कब है? 1805 की बात होती है। 1805 ईस्वी में ये युद्ध होता है इनके बीच में। यहाँ पे राजा संसार चंद जो हैं वो बुरी तरह से हार जाते हैं और यहाँ से भाग जाते हैं, ठीक है बात है। फिर बात आती है कि अब ये जो हमारा कांगड़ा का किला है, इसके यहाँ पे भी पहुँच जाते हैं भी गोरखा। तो राजा संसार चंद और राजा रणजीत सिंह आपस में एक ट्रीटी करते हैं, एक संधि करते हैं, जो कि कहाँ पे होती है? नौदौन में होती है, नौदौन में। और समय क्या है? 1809 में। तो बात आती है, ये राजा संसार चंद बोलते हैं कि आप हमें गोरखाओं से बचा लीजिए, इसके बदले में हम आपको कांगड़ा का किला देंगे और कुछ गांव दे देंगे,
ठीक है। तो इसी को मद्देनजर रखते हुए राजा रणजीत सिंह जो थे उन्होंने कांगड़ा किले पर कब्जा कर लिया था। और वहाँ का गवर्नर किसे नियुक्त किया गया था, तो इसका आंसर हो जाएगा देसा सिंह मजीठिया। देसा सिंह मजीठिया। एक हमारे पास जस्सा सिंह रामगढ़िया भी होता है, जस्सा सिंह रामगढ़िया, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी पंजाब से संबंधित है। जस्सा सिंह रामगढ़िया गढ़िया। तो इनके बीच में, इन दोनों व्यक्तियों के, देसा सिंह मजीठिया और जस्सा सिंह रामगढ़िया में कंफ्यूज नहीं होना है आपने। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखो, हु वॉज फाउंडर ऑफ सुकेत? सुकेत राज्य के या सुकेत रियासत के संस्थापक कौन थे? आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बीरसेन थे। देखो, बीरसेन और बाहुसेन का नाम सुना होगा आपने, बाहुसेन। बाहुसेन ने मंडी रियासत की स्थापना करी थी, मंडी रियासत की, ये भी पॉइंट बनता है, तो बात ध्यान में रखिएगा। और ये जो बीरसेन थे, ये दोनों भाई थे। बीरसेन ने सुकेत रियासत की स्थापना करी थी। चलें आगे बढ़ते हैं। द फेस्टिवल ऑफ फुलैच पर्व किस महीने कब मनाया जाता है? भादों के महीने में मनाया जाता है। और ये किस क्षेत्र में, हिमाचल प्रदेश के किस क्षेत्र में मनाया जाता है? तो अगर मैं फुलैच की बात करूं तो ये किन्नौर जिले में मनाया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या, कौन सा है? फुलैच। और फुलैच को क्या बोलते हैं? फेस्टिवल ऑफ फ्लावर्स, फेस्टिवल्स ऑफ फ्लावर्स भी बोला जाता है, यानी कि फूलों का त्योहार। फूलों का त्योहार कब मनाया जाता है? तो बोला गया है भादों के महीने में मनाया जाता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया। कौन से जिले में मनाया जाता है? किन्नौर जिले में मनाया जाता है। बोला जाता है कि यहाँ पे खास किस्म का एक फूल जो कि खिलता है पहाड़ों पे, उसी से संबंधित ये त्यौहार है, इसीलिए इसको फूलों का त्यौहार बोला गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखें। लवी विच इज सेलिब्रेटेड इन हिमाचल प्रदेश? लवी हिमाचल प्रदेश में सेलिब्रेट किया जाता है। और ये क्या है? लवी एक प्रकार का मेला है या फेस्टिवल है, डांस फॉर्म है या रिलीजियस रिचुअल्स हैं? भाई इसका सही आंसर हो जाएगा, ये तो एक मेला है, लवी फेयर जिसको हम बोलते हैं। कहाँ पे लगता है? रामपुर में लगता है। रामपुर का लवी मेला, आपने इसका नाम भी सुना होगा। जब हम बचपन में पढ़ते थे, निबंध लिखा जाता था हिमाचल प्रदेश के ऊपर, तब रामपुर का लवी मेला भी वहाँ पे आता था। तो लवी मेला ये एक फेयर है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए भी देखिए, विच इज़ द लार्जेस्ट मैन मेड लेक इन हिमाचल प्रदेश? हिमाचल प्रदेश में मैन मेड लेक्स की बात करें, मैन मेड बोले तो मानव निर्मित झील या कृत्रिम झील, जिनको हम बोल देते हैं आर्टिफिशियल लेक, वो कौन सी है? और पूछा गया लार्जेस्ट, सबसे बड़ी। रेणुका झील की बात करें तो रेणुका झील तो ये तो एक प्राकृतिक झील है, प्राकृतिक झील है भाई, ये प्राकृतिक झील है। और ये सबसे बड़ी लार्जेस्ट नेचुरल लेक है, लार्जेस्ट नेचुरल लेक कौन से जिले में है भाई? ये तो सिरमौर जिले में है। सिरमौर जिले में किससे संबंधित है? रेणुका जी से संबंधित है। रेणुका जी जमदग्नि की पत्नी है। और रेणुका जी का पुत्र कौन था? तो वो एक ऋषि थे। आपको ज़रूर कमेंट में बताना है, उनके बारे में बहुत ही फेमस है। चलिए गोविंद सागर की बात करें। गोविंद सागर, हाँ भाई ये तो आर्टिफिशियल लेक है, बिल्कुल सही बात है, आर्टिफिशियल लेक। क्या ये सबसे बड़ी है? हाँ जी बिल्कुल ठीक बात है, ये सबसे बड़ी आर्टिफिशियल या मैनमेड लेक है। अगर मैं बात करूँ इसके एरिया की तो 168 किलोमीटर स्क्वायर के एरिया में फैली हुई है, 168 किलोमीटर स्क्वायर के एरिया में। अगर मैं इसकी लंबाई की बात करूँ तो ये लगभग 66 किलोमीटर के आसपास है, 66 किलोमीटर। आगे बात करें नेक्स्ट, महाराणा सागर प्रताप डैम या लेक की बात करेंगे। इसको और क्या बोला जाता है? पौंग लेक भी बोला जाता है, पौंग बांध। ये भी कैसी है? ये भी मैन मेड लेक है। ठीक है, और ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? ये तो कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में है। कौन सी नदी के ऊपर बनाई गई है? तो ये ब्यास नदी के ऊपर बनाई गई है। यहाँ पे हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट भी है, ये बात भी ध्यान में रखिएगा। गोविंद सागर की अगर मैं बात करूँ, ये जो गोविंद सागर लेक हमारा आंसर है इस क्वेश्चन का, ये कौन से ज़िले में है? तो ये बिलासपुर ज़िले में है, बिलासपुर ज़िले में। और कौन सी नदी के ऊपर? तो सतलुज नदी आ जाएगी, सतलुज रिवर आ जाएगी। ठीक है बात। गोविंद सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है, महाराणा प्रताप वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है, ये दोनों वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। रेणुका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है, अगर रिवार्सर लेक की बात करें तो ये कौन से ज़िले में है? तो हम बोलेंगे कि सर ये तो मंडी ज़िले में है। और अगर मैं इसकी और बात करूं तो इसको
तीन तीर्थ स्थलों का नाम भी दिया जाता है, तीन धर्मों का स्थल, तीन धर्मों का स्थल, ये बात आप ध्यान में रखिएगा। फिर इसको क्या तैरता हुआ टापू भी बोला जाता है, तैरता हुआ टापू, ध्यान में बात रखना, तैरता हुआ टापू। ठीक है, चलिए मंडी में है ये भी बात क्लियर हो गई। अब कुछ हिमाचल प्रदेश की लेक्स देख लेते हैं। आज हम चंबा की लेक्स के बारे में बात करेंगे। भाई चंबा की लेक्स ध्यान से देखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए, क्योंकि भाई लेक से एक ना एक प्रश्न तो आपके एग्जाम में देखने को ज़रूर मिलेगा। सबसे पहले खजियार लेक की बात करेंगे। गढ़ासुरु, लामाडल, मणिमहेश, महाकाली, चंद्रकूप, क्यूर, बैसाखी, चामुंडा, महलनाग और चमेरा। ये जो चमेरा है नंबर 11 वाली, ये कैसी है? ये मैन मेड है, मैन मेड लेक है, या आर्टिफिशियल बोलेंगे या फिर कृत्रिम झील बोलेंगे। और बाकी की जो हमारी 10 हैं ये सारी की सारी कैसी हैं? ये सारी की सारी नेचुरल लेक्स हैं। नेचुरल लेक्स बोले तो प्राकृतिक झील। चलिए इनके बारे में थोड़ा सा डिटेल में बात कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले खजियार की बात करेंगे तो खजियार झील जो है वो चंबा में है, और एलिवेशन यानी कि इसकी ऊंचाई समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है? इसकी ऊंचाई कितनी है भाई? आप बोलोगे सर ये तो 1951 मीटर है, 1951 मीटर। इस झील के किनारे खज्जी नाग का टेम्पल भी है, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे खज्जी नाग मंदिर भी है यहाँ पे, बिल्कुल ठीक बात है। आगे इसको मिनी स्विट्जरलैंड बोला गया। क्या बोला गया? मिनी स्विट्जरलैंड। बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई ये पॉइंट, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। मिनी स्विट्जरलैंड, इस झील को, खजियार झील को मिनी स्विट्जरलैंड बोला गया। किसके द्वारा बोला गया? एक भाई साहब हैं पी ब्लेजर द्वारा इसको मिनी स्विट्जरलैंड कहा गया। कब कहा गया? 7 जुलाई 1992 में, 7 जुलाई 1992। ध्यान में बात रखना ये सारी बातें। और ये जो साइट है खजियार लेक, ये 160वीं साइट है जिसको कि मिनी स्विट्जरलैंड का दर्जा दिया गया। इससे पहले, इस झील से पहले 159 साइट्स को मिनी स्विट्जरलैंड बोला गया था। यहाँ पे काला टॉप वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी देखने को मिलती है, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट गढ़ासुरु झील की बात करते हैं। ये नियर देवी कोठी नामक स्थान के पास है, देवी कोठी। और तहसील की बात करेंगे तो तहसील आ जाएगी हमारी, तहसील का नाम हो जाएगा चुराह तहसील। कहाँ पे है भाई? चंबा की बात कर रहे हैं तो चंबा में ही होगी। ठीक है, अगर मैं इसकी हाइट की बात करूं, एलिवेशन की, तो यह आ जाएगा 3505 मीटर। अगर मैं बात करूं कि यहाँ पे हमें गॉडेस काली टेम्पल भी देखने को मिलता है, यानी कि माता काली मंदिर भी देखने को मिलता है। आगे नंबर 3 पे लामाडल झील। देखो एक आती है हमारी डल झील, और ये जो डल झील है ये कहाँ पे है? ये तो धर्मशाला में है। बात करेंगे कांगड़ा जिला की, ये अलग बात है, और लामाडल जो है वो अलग बात है। लामाडल कहाँ पे है? चंबा में, ये भरमौर सब डिवीज़न में आती है। इसकी ऊंचाई कितनी है? तो आप बोलोगे सर 3962 मीटर है, और इसको ग्रुप ऑफ 7 लेक्स बोला जाता है, 7 झीलों का समूह। क्या बोला जाता है? 7 झीलों का समूह भी बोला जाता है। ये बात ध्यान में रखनी है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि 7 झीलों का समूह कौन सी झील को बोला जाता है? आंसर हो जाएगा लामाडल झील। नेक्स्ट बात करते हैं, नंबर 4 पे आ जाती है मणिमहेश झील। ये भी कहाँ पे है? चंबा में है। तो आप सभी ने मणिमहेश का नाम तो सुना ही होगा। अगर मैं इसकी एलिवेशन, तो ये 3950 मीटर की ऊंचाई पर है। 3950 मीटर की ऊंचाई पर मणिमहेश झील। यहाँ पे हमें गौरी कुंड और शिव कुंड देखने को भी मिलता है। गौरी कुंड जहाँ पे महिलाएं स्नान करती हैं, ठीक है। इसको नॉन भी बोला जाता है। नॉन का मतलब जहाँ पे नहाते हैं, महिलाएं स्नान करती हैं, गौरी कुंड। और अगर मैं शिव कुंड की बात करूँ, शिव कुंड यहाँ पे पुरुष क्या करते हैं? स्नान करते हैं भाई, पुरुष स्नान करते हैं। और यहाँ पे पहला स्नान जो है वो रक्षाबंधन के समय देखने को मिलता है। रक्षाबंधन के दिन यहाँ पे पहला स्नान होता है।
होता है। अगर मैं बात करूं राधा अष्टमी के दिन यहाँ पे अंतिम स्नान होता है, अंतिम स्नान होता है। तो ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। आगे, एट द फुट ऑफ पीक कैलाश, कैलाश चोटी के पैरों में ये झील देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। आगे बढ़ते हैं। पांचवा नंबर क्या आ जाएगा? पांचवा नंबर आ जाएगा महाकाली लेक, महाकाली झील। ये कहाँ पे है? ये भी तो चंबा में ही है। लोकेटेड एट खुंडी नामक स्थान पे, खुंडी नामक स्थान पे। तहसील क्या आ जाएगी? आप बोलोगे सर तहसील तो चुराह तहसील आ जाएगी महाकाली लेक की। ये किसको डिवोटेड है, किसको समर्पित है? माता काली को ये झील समर्पित है। ये बात ध्यान में रखनी है। इसकी ऊंचाई की बात करूं तो 3557 मीटर, 3557 मीटर की ऊंचाई है भाई, 3557 मीटर। नेक्स्ट आ जाती है चंद्रकूप, मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि चंद्र नाम से हमारे पास 3 झीलें देखने को मिलती हैं। अगर मैं यहाँ पे आपको बताने की कोशिश करूँ तो देखिएगा, सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ चंद्रताल की। चंद्रताल झील कहाँ पे है? ये तो लाहौल एंड स्पीति में है। नंबर 2 पे बात करूँ तो चंद्रनाहन कहाँ पे है? ये तो शिमला जिला में है, शिमला जिला में। अगर मैं नंबर 3 की बात करूँ तो ये आ गया चंद्रकूप, और चंद्रकूप कहाँ पे है? ये चंबा में है। तो इनमें कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होना चाहिए। चंद्र नाम से तीनों झीलें हमने देख ली कहाँ होता है। अब आइए यहाँ पे बात कर लेते हैं चंद्रकूप झील की। इसकी ऊंचाई कितनी है? 3450 मीटर, यानी कि लगभग 3500 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। और ये स्नो से कवर रहती है, बर्फ से ढकी हुई रहती है। चलिए आगे बात करते हैं। अगली झील कौन सी है? देखिएगा, कियार या क्यूर इसको बोल देते हैं, ये स्पेलिंग रहती है इसकी ऊंचाई कितनी है? 3100 मीटर की ऊंचाई है। और ये किसको समर्पित है? फिर से माता काली को समर्पित है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे और भी झीलें हैं, जैसे कि बैसाखी झील हो गई, चामुंडा झील। ये प्रश्न पूछा गया था, चामुंडा झील कहाँ पे है? आंसर क्या था भाई? चंबा इसका आंसर था। बहुत से लोगों ने क्या लगा दिया? लगा दिया इसका आंसर कांगड़ा। चलें, उसके बाद नंबर 10 पे महलनाग, ये भी चंबा में स्थित एक झील है। आगे आर्टिफिशियल लेक की बात कर लेते हैं। चंबा की ही बात हो रही है, यानी कि मानव निर्मित झील, या फिर इसको क्या बोलेंगे? कृत्रिम झील भी बोलेंगे, कृत्रिम झील। चलिए देखते हैं कौन सी है। चमेरा लेक है भी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है चमेरा झील। देखिएगा, अगर मैं चमेरा झील की बात करूं तो ये आर्टिफिशियल झील है और ये रावी नदी के ऊपर बनाई गई है। कौन सी नदी के ऊपर? रावी नदी के ऊपर। ठीक है, और इसकी हाइट कितनी है? तो बोलेंगे ये समुद्र तल से 892 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। अगर अब यहाँ पे झील बनाई गई, यानी कि डैम बनाया गया, जिसको हम बोलेंगे चमेरा डैम बोलेंगे। ठीक है बात। और अगर डैम बनाया गया तो वहाँ पे हाइडल पावर प्रोजेक्ट भी होगा, जहाँ से हमें बिजली मिलेगी, जहाँ पे हम बिजली का उत्पादन करेंगे। तो यहाँ पे चमेरा हाइडल पावर प्रोजेक्ट भी देखने को मिलता है। ठीक बात हो गई। ठीक है, अब यहाँ पे ये तीन परियोजनाओं में डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, तो ये जो परियोजना है, कौन सी परियोजना है? बिजली परियोजना। ठीक है, तो इसको 3 तरह से डिवाइड किया गया है। नंबर 1 पे बात करेंगे, चमेरा 1 उसको नाम दिया गया है। और इस परियोजना से कितनी बिजली उत्पन्न की जाती है? 540 मेगावाट। इसकी क्षमता कितनी है? क्षमता की बात करेंगे, यानी कि कैपेसिटी है इसकी भाई 540 मेगावाट। अगर मैं चमेरा 2 की बात करूं, चमेरा 2 प्रोजेक्ट की बात करूं, इसकी क्षमता कितनी आ जाएगी? 300 मेगावाट आ जाएगी। अगर मैं चमेरा 3 की बात करूं तो ये 231 मेगावाट आ जाएगी। भाई किसी एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि बताओ भाई चमेरा 2 प्रोजेक्ट जो है उसकी क्षमता कितनी है? चमेरा 1 प्रोजेक्ट की क्षमता कितनी है? चमेरा 3 प्रोजेक्ट की क्षमता कितनी है? तो 1 2 3 करके आए तो आप इस तरह से बता सकते हैं। अगर अकेला चमेरा आता है, बोला जाए कि चमेरा परियोजना की कैपेसिटी कितनी है, कितनी क्षमता है, तो आप लिखेंगे 540 मेगावाट।
ठीक है, तो ये थे हमारे चंबा के लेक्स। अब आगे हम फिर से वापस आ जाते हैं क्वेश्चंस के ऊपर। 8वां क्वेश्चन है, शिमला आने वाला पहला ब्रिटिश नागरिक कौन था? तो ये सर कैनेडी थे, सर कैनेडी। ऑप्शन नंबर बी के साथ हम जाएंगे और ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। रॉबर्ट क्लाइव के बारे में आपने सुना होगा, ये 1757 भाई 1757 प्लासी का युद्ध जब हुआ था तब ये रॉबर्ट क्लाइव था। लॉर्ड कर्जन की बात करेंगे तो बंगाल विभाजन के समय 1905 में रॉबर्ट क्लाइव भारत का गवर्नर जनरल था। और लॉर्ड डलहौजी की बात करें तो ये जो समय होता है वो हो जाता है 1848 से लेके 1856 तक ये भारत का गवर्नर जनरल बनता है। चलिए आगे बात करते हैं। 9वां प्रश्न, हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी भाई? इसका आंसर हो जाएगा जस्टिस लीला सेठ। इसका बिल्कुल सही आंसर रहेगा जस्टिस लीला सेठ। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। देखो, हिमाचल प्रदेश के HP हाई कोर्ट की पहली महिला जस्टिस। चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट है, राज्य विधानसभा में कुल कितने सदस्य होते हैं? हिमाचल प्रदेश की राज्य विधानसभा में कुल कितने सदस्य हैं, कितनी सीट्स हैं भाई? 68 सीट्स हैं। ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर लोकसभा की HP लोकसभा में कितनी सीट्स हैं? हिमाचल प्रदेश की लोकसभा में कितनी सीट्स हैं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 4। अगर बात करें हिमाचल प्रदेश की राज्यसभा में कितनी सीट्स हैं? इसका आंसर हो जाएगा 3। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, एशियान का पूरा रूप, एशियान की फुल फॉर्म के बारे में पूछा है तो इसका आंसर हो जाएगा एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही रहेगा, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट। ये यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। यहाँ पे ईस्ट भी आएगा, बिल्कुल ठीक है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। आगे बढ़ते हैं। पिन का पूरा नाम क्या हो जाएगा भाई? तो बहुत ही आसान है, पोस्टल इंडेक्स नंबर, जो पिन कोड होता है हमारा। जैसे कि हमीरपुर की बात करूं तो हमीरपुर का पिन कोड क्या है? 177001। इसी को क्या बोलेंगे? पोस्टल इंडेक्स नंबर। आगे बढ़ते हैं। आगा खान कप इस एसोसिएटेड विद, आगा खान कप किस खेल से जुड़ा हुआ है? हॉकी से जुड़ा हुआ है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। हॉकी से संबंधित जितने भी कप हैं उनको ज़रूर पढ़ना है भाई आपने। फिर क्रिकेट से संबंधित जितने भी कप हैं उनको पढ़ना है। बैडमिंटन से संबंधित इनको पढ़ना है। टेनिस से संबंधित इनको भी पढ़ना है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, भारत में महिला हॉकी के लिए कौन सी ट्रॉफी दी जाती है? तो भारत में महिलाओं के लिए कौन सी ट्रॉफी होती है? अगर मैं बात करूं हॉकी की, तो यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? लेडी रतन टाटा ट्रॉफी। ऑप्शन नंबर ए, लेडी रतन टाटा ट्रॉफी। संतोष ट्रॉफी की बात करूं तो ये भी होती है हमारी फुटबॉल ट्रॉफी। अगर मैं इसके आगे बात करूं दिलीप ट्रॉफी की, दिलीप ट्रॉफी तो क्रिकेट से संबंधित है। रणजी ट्रॉफी की बात करूं तो ये भी क्रिकेट से संबंधित है। अगला प्रश्न देखते हैं। 17वें एशियाई खेलों का आयोजन स्थल कौन सा था? 17वें एशियन गेम्स कहाँ पे हुए थे? ऑप्शंस आप सभी के सामने है। इसका आंसर जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा साउथ कोरिया। ऑप्शन नंबर बी, इंचुएन, साउथ कोरिया। अगला प्रश्न देखें। फर्स्ट रेसिपिएंट ऑफ भारत रत्न के पहले व्यक्ति, भारत रत्न पाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो यहाँ पे जो इसका सही आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर सी। देखो, सबसे पहले जो भारत रत्न दिया गया था वो 1954 में दिया था और ये 3 बंदों को दिया था। एक तो हमारे पास सी राजा गोपालाचारी हो जाएंगे, ठीक है। फिर नंबर 2 पे आ जाएंगे एस राधाकृष्णन, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ये वाले हो जाएंगे। और नंबर 3 की अगर मैं बात करूं तो वह हमारे साइंटिस्ट थे CV रमन साहब, जिन्होंने रमन इफेक्ट दिया था, ठीक। तो इन तीनों को एक साथ 1954 में दिया था, लेकिन जो सबसे पहले नंबर पर दिया था वो राजा गोपालाचारी, नंबर 2 पे राधाकृष्णन, नंबर 3 पे CV रमन।
ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न बोलता है BC रॉय पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? BC रॉय पुरस्कार, इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मेडिसिन के क्षेत्र में दिया जाता है, मेडिसिन के क्षेत्र में। आगे देखें, विच स्टेशन हैज़ अ फायरिंग रेंज सेंटर फॉर द टेस्ट फायरिंग मिसाइल्स? मिसाइल परीक्षण के लिए फायरिंग रेंज के लिए प्रसिद्ध है, कौन सा भाई? पोखरण राजस्थान, क्या इसका आंसर लगा दें? चांदीपुर उड़ीसा, व्हीलर आइसलैंड उड़ीसा, बेलासोर उड़ीसा, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, चांदीपुर उड़ीसा इज करेक्ट आंसर। अगला देखें, हु डिस्कवर्ड द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन? ग्रेविटेशन की लॉ की खोज किसने की थी? भाई सभी इसका आंसर जानते हैं, न्यूटन भाई साहब, इसाक न्यूटन, बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखें, रेडियम वाज डिस्कवर्ड बाय, रेडियम की खोज किसने करी थी? देखो रेडियम से हम बात आ जाती है हमारे पास की रेडिएशन जो चमकता है, रात को चमकता है, रेडियम, ठीक है। रेडियो एक्टिविटी, क्या आपको कुछ याद आ रहा है? हाँ जी, साइंस वाले तो इसके बारे में जानते होंगे। सही आंसर क्या हो जाएगा? मैडम क्यूरी, ऑप्शन नंबर बी, मैडम क्यूरी। नेक्स्ट अगला देखो, लिनार्डो द विंसी वाज फेमस। लिनार्डो द विंसी ये क्या थे भाई? पेंटर, साइंटिस्ट, म्यूजिशियन, इंजीनियर, तो इसका आंसर हो जाएगा पेंटर भाई। इनकी बहुत सारी पेंटिंग बहुत ही फेमस हैं, तो उनको भी ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। करेंसी ऑफ बेल्जियम की करेंसी, भाई करेंसी जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है एग्जाम में, कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन तो यहाँ से ज़रूर बनता है। तो आपको क्वेश्चंस सॉल्व करने के लिए क्या है, करेंसी एंड कैपिटल्स जरूर पढ़नी है। करेंसी एंड कैपिटल्स मुख्य रूप से उन कंट्रीज़ की जो कि आजकल करंट अफेयर में न्यूज़ में चले हुए हैं, करंट अफेयर में चले हुए, उनकी तो ज़रूर पढ़नी है। साथ में उनके प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति के बारे में भी पढ़ना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? यूरो। बेल्जियम की करेंसी क्या है? यूरो है भाई। अगला प्रश्न देखें, द कैपिटल ऑफ लेबनान की कैपिटल क्या है? तो अभी हमने बात किया कि कैपिटल भी बहुत ज़रूरी टॉपिक है। तो लेबनान की कैपिटल आएगी बेलरूट, ये स्पेलिंग देख लेना, BELRUT, बेलरूट। ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे अगला, विच कंट्री इज कॉल्ड द लैंड ऑफ मिडनाइट सन? किस देश को मिडनाइट सन की भूमि कहा जाता है? अर्धरात्रि का सूर्य। तो नॉर्वे को बोला जाता है, ऑप्शन नंबर सी। बोला जाता है कि यहाँ पे दिन और रात बराबर ही होते हैं, ठीक है, मतलब कि यहाँ पे कभी भी रात नहीं होती है, आधी रात को भी सूरज दिखाई देता है। नॉर्वे इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो, हाउ मैनी तहसील्स, सब तहसील्स आर देयर इन हिमाचल प्रदेश? देखो ये जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं ये कब पूछे गए हैं? ये HP हाई कोर्ट क्लर्क 2014 का ये पेपर जो था, जो हमने आज डिस्कस किया, और इसका 25 में का आंसर हो जाएगा 123 123 इज करेक्ट आंसर। तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चंस, और उम्मीद करता हूँ कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में भी देखने को मिलेंगे, और इसकी PDF लेने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।